हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं। राइट, लास्ट लेक्चर में हमने ये डेरिवेशंस देखे थे डायपोल से रिलेटेड कि भाई अगर डायपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ढूंढेंगे डायपोल की। तो फॉर्मूलाज याद रखो, डेरिवेशंस है। डेरिवेशंस जनरली तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जो अप्रोच है, खास करके प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को लेकर वो अप्रोच सिखाता है। तो हो सके तो डेरिवेशंस भी लर्न करो, और नहीं तो एटलीस्ट उनके फॉर्मूलाज दिमाग में रखो सो दैट सम्स को तुम काउंटर कर सको। सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। सो लेट्स से ऐसी एक रिंग दी हुई है हमको, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है थ्रू आउट है। रिंग के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट, कितनी होगी वो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। मुझे ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी जो कि x डिस्टेंस दूरी पर है। अगर रिंग को ऐसे रखोगे और ऊपर की तरफ डिस्टेंस लोगे तो उसको y लो। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, उसका नोटेशन या उसके फॉर्मेट में ही हमेशा प्रेजेंट करो। जो रिंग है उसका रेडियस लेट से a दिया हुआ है, राइट। मुझे ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। सो कैसे स्टार्ट करूंगा, कुछ ऐसे कि भाई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। क्या करूंगा मैं, एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम करना है मुझको, राइट। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dl। सो लेट्स से मैंने यहां पर ये एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम किया dl। कितना छोटा एलिमेंट, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। अगर तुम सोच सको नैनोमीटर, तो नैनो से भी छोटा पिकोमीटर, पिकोमीटर से भी छोटा फेम्टोमीटर। डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लिखने का मतलब ही ये है कि इस रिंग के हजारों, लाखों, करोड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमने लिया है। सो कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द विड्थ dl, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट p ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज dq। अब ये छोटा सा एलिमेंट तो मैंने एज्यूम कर लिया, पर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा चार्ज होगा dq, वो कितना होगा, वो मिलेगा मुझे ऐसे लैम्बडा dl, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वक्त भी समझाया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी जो डेरिवेशंस किए उसके पहले भी मैंने समझाया। तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज ढंग से दिमाग में होनी चाहिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, एरियल चार्ज डेंसिटी होती है, और वॉल्यूम वाइज चार्ज डेंसिटी होती है। सो ये जो छोटी सी विड्थ dl है, उसके ऊपर छोटा सा चार्ज dq, ऐसे मिलेगा लैम्बडा dl। अब ये छोटे से चार्ज की वजह से, इस छोटे से चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो हम पहले डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये dl की वजह से जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी हमको, वो होगी de। ठीक है, चाहो तो ये dq के बारे में भी ना थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख दो, अगर डेरिवेशन परफेक्टली रिप्रेजेंट कर ही रही हो तो।
स्मॉल चार्ज dq ऑन एलिमेंट dl इज, ये रहा। जितने हो सके मैक्सिमम सेंटेंस के फॉर्म में कमेंट्स लिखो तो तुम्हारा डेरिवेशन नीट, क्लीन और प्रॉपरली समझ में आता है। ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू दिस एलिमेंटल चार्ज, ये यहां पर जो छोटा सा चार्ज है उस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, डीई इज डीई। अब हमको तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है रिंग की वजह से, तो कैसे मिलेगी वो मिलेगी कुछ ऐसे के ई नेट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डीई। मतलब ऐसे छोटे 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 बहुत सारे एलिमेंट्स का जो डीई आ रहा है उन सबको ऐड करेंगे तब जाके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। अब वो ऐड करने के लिए हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यूज करते हैं कि ये जो डीई है इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। लेट्स से ये डीएल एलिमेंट यहां पर एंगल बना रहा है थीटा, सो ये एंगल भी होगा थीटा। सो डीई का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो होगा डीई साइन थीटा। अब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की वजह से ये जो कैलकुलेशन है वो इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, कुछ ऐसे, इसको थोड़ा और एलाबरेट करके अगर मैं लिखूं तो समेशन ऑफ डीई कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू समेशन ऑफ डीई कॉस थीटा। ठीक है, प्लस समेशन ऑफ डीई साइन थीटा। सो जो भी छोटे छोटे एलिमेंट्स है उसके साइन कंपोनेंट्स का एडिशन, और छोटे छोटे कंपोनेंट्स की वजह से जो कॉस कंपोनेंट है उसका एडिशन हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। अब यहां पर जो समेशन ऑफ डीई साइन थीटा है वो हो जाएगा 0। क्यों, एज ऑल साइन कंपोनेंट्स being equal and opposite cancels each other, है ना। देखो जैसे ये एलिमेंट है तो इसका साइन कंपोनेंट नीचे की तरफ है, यहां पर वैसा सेम एलिमेंट लूंगा, है ना, तो सेम रेप्लिका इधर बनेगी। मैं ड्रॉ करके बताऊं तो कुछ ऐसे कि भाई यहां पर मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया तो उसकी वजह से डीई इस तरफ, और इस डी को मैं रिजॉल्व करूंगा, वंस अगेन ये एंगल भी थीटा ही होगा, तो ऊपर की तरफ डीई साइन थीटा और हॉरिजॉन्टली डीई कॉस थीटा, है ना। तो ये साइन और ये वाला साइन कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट है तो एक दूसरे को ये कैंसल कर दे रहे। सेम वे यहां पर और उसका सिमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट भी साइन कंपोनेंट कैंसल कर देंगे फॉर श्योर। सो अब मैं ये नेट जो है उसको फर्दर ऐसे लिख सकता हूं कि भाई therefore E net will be equal to just the summation of dE cos theta। तो चलो अब जो E net है इसको ढूंढते हैं। सो पहले dE cos थीटा को हम इवेल्युएट कर लेते हैं। क्या आएगा dE cos थीटा, सो dE cos थीटा कितना हो जाएगा, dE क्या है, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट पर पड़े हुए चार्ज की वजह से। क्या है डी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज है, राइट, उसकी वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू
क्यू छोटा सा चार्ज क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस हो जाएगा एक्स ए, और ये डिस्टेंस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये जो यहां पर डिस्टेंस का स्क्वायर आना है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगी के डी क्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। कॉस थीटा कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है एक्स और हाइपोटेनियस कितना है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाइंग के एक्स डी क्यू को हम एक्सपांड कर सकते हैं इस तरह से। क्यों एक्सपांड करना है, क्यों एक्सपांड करना है, क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समेशन मतलब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो डी क्यू का इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा, डीएल का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो डीएल है उनको जमा करके क्या बनेगा, रिंग बनेगी, है ना। तो छोटे छोटे डीएल को जमा करेंगे तो रिंग की लेंथ बनेगी, इसीलिए हमने डी क्यू को डीएल के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा विल बी इक्वल टू के कांस्टेंट एक्स चेंज नहीं होने वाला है, लैम्बडा चार्ज डेंसिटी भी कांस्टेंट चेंज नहीं होने वाली है, इन दोनों में से भी कोई चीज चेंज नहीं होने वाली है, यानी ये भी इंटीग्रेशन के बाहर, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएंगे। और जो चेंज होगा वो है डीएल, डीएल यहां है, फिर कभी यहां होगा, फिर कभी यहां होगा, फिर कभी यहां होगा, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का सिंप्लीफिकेशन, डीएल के इंटीग्रेशन का सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन मतलब डीएल को कंबाइन करना, तो सारे छोटे छोटे डीएल को कंबाइन करूंगा तो मुझे मिलेगी रिंग की लेंथ, यानी कि उसका सरकमफरेंस, जो कि आएगा 2πa। अब डेरिवेशन ऑलमोस्ट खत्म। तो अब हम लिख सकते हैं कि भाई देयरफॉर क्या है, मुझे मेरे पास में ई नेट जो कि था समेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, जिसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, मुझे मिला के एक्स लैम्बडा बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू दी पावर 3/2 2πa। अब चाहो तो ऐसे याद रखो, और ऐसे याद नहीं रखना चाहते तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन करें, तो हम इसमें सिंप्लीफिकेशन में एक तो ये कर सकते हैं, के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पाई कैंसल आउट हो जाएगा, चलो कर देते हैं। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कैसे दिया है, उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन हम करते जाएंगे। लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो लेट्स से टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिंग पे Q है और लेंथ रिंग की है 2πa। मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का 2πa, और ये जो डिनोमिनेटर में था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। 2πa कैंसल, के को कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये आ गया फॉर्मूला, सिंप्लीफाई करके अलग फॉर्मेट मिला मुझे। ई नेट। अब स्पेशल केसेस भी है इसके। तो स्पेशल कंडीशन में कुछ ऐसा आएगा कि पहला वाला तो ये है कि x इज मच मच लार्जर देन a। ठीक है, डायपोल में तो होता ही था ऐसा, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो फाइनल फॉर्मूला यही याद रखो कि रिंग की वजह से फाइनल फॉर्मूला ये आएगा, है ना। बट अगर ये डिस्टेंस हमको कुछ सेंटीमीटर्स में दिया है और रिंग की विड्थ हमको लेट्स से नैनोमीटर माइक्रोमीटर में दी हुई है, तो हम ये एजम्पशन यूज कर सकते हैं। सो इस केस में क्या हो जाएगा, इग्नोरिंग ए इन डिनोमिनेटर, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई नेट इक्वल टू के क्यू एक्स बाय ए, इग्नोर कर दिया, एक्स स्क्वायर के ऊपर ये पावर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब, क्यूब एक बार कट हो जाएगा स्क्वायर, तो के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। देखो मतलब अगर रिंग छोटी सी है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो रिंग को तुम पॉइंट चार्ज ही समझ सकते हो। ये के क्यू बाय एक्स स्क्वायर पॉइंट चार्ज की वजह से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, समझे। सो ये एक स्पेशल केस के भाई अगर रिंग बहुत छोटी सी है और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा वाला स्पेशल केस के इफ x इक्वल टू 0, मतलब अगर डिस्टेंस 0 है, मतलब कि रिंग के सेंटर पे ही अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है तो देखो क्या आ रहा है, कितना मिलेगा ई नेट। इस फॉर्मूला में रखोगे तो x की वैल्यू तो 0 है, तो 0। सो एट सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी 0, राइट। ये है डेरिवेशन। फिर से एक और बार देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक रिंग है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा दी है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। और चार्ज डेंसिटी लैम्बडा की जगह पर अगर उन्होंने ऐसा दिया हुआ है कि भाई उसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, तो इसी फॉर्मूला को थोड़ा एक्सपांड करके तुम इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। बाकी ये भी सही वाला ही फॉर्मूला है। इसीलिए डेरिवेशंस आने चाहिए कि भाई चीजों को कौन से फॉर्मेट में मैनिपुलेट करना है एज पर द गिवन क्वेश्चन। यही क्वेश्चन में मतलब अगर ऐसा लैम्बडा की जगह पर क्यू दिया रहता तो इस चीज के बाद में तुम्हें इस फॉर्मेट में लिखना पड़ता। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पर ढूंढने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी डी, और ये वेक्टर जो है ये डायरेक्शन दिखा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना तो अवे की तरफ है। यहां पर हमने डायरेक्शंस नहीं लिखे। इधर डायरेक्शन अगर हम वेक्टर फॉर्मेट में लिखे ना तो डायरेक्शन यहाँ पर मेंशन करने चाहिए हमको कि ई नेट अगर वेक्टर बना के लिखूं तो डायरेक्शन क्या आएगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। यहां पर भी वही आएगा, वेक्टर बनाकर लिखूं तो डायरेक्शन आएगा अलोंग एक्सिस ऑफ रिंग।
अब ये जो डीई है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मुझे मिलेगी समेशन ऑफ डी। ऐसे सारे डीई अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से जो सारे डीई मिलेंगे उनको ऐड करना पड़ेगा, तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। इसीलिए मैं एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यूज करता हूं, वही कि भाई इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं साइन और कॉस कंपोनेंट में, और रिजॉल्व करने के बाद ऐसा हमें क्लियरली दिखता है कि भाई साइन कंपोनेंट्स सारे एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, क्योंकि इसका अपोजिट एलिमेंट उसका साइन कंपोनेंट इस साइन कंपोनेंट के एग्जैक्टली अपोजिट रहेगा। उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड, यहाँ पर लिख दिया है रीजन के ऑल साइन कंपोनेंट्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट कैंसल्स ईच अदर। तो अब मेरा यही इक्वेशन ई नेट वाला रेड्यूस होके रह गया समेशन ऑफ डी कॉस थीटा। तो चलो अब डी कॉस थीटा ढूंढते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन। सो डीई का फॉर्मूला के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है डीएल और पी के बीच में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू ट्राइंगल में से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, डिनोमिनेटर क्लब करोगे तो 3/2। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे हम अब, तो जो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, जो वेरिएबल है वही इंटीग्रेशन के अंदर आएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πa। अब जैसा कि मैंने कहा अगर चार्ज क्यू दिया हुआ है तो लैम्डा को हम एक्सपांड करके लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये लेंथ और ये सरकमफेरेंस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बची हुई चीज हमें फॉर्मूला दे देगी, और ये दो स्पेशल केसेस। सो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ड्यू टू रिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डेरिवेशंस काफी सारे हैं, थोड़ी मेहनत करनी चाहिए डेरिवेशंस को, क्योंकि ये चीजें क्या है कि स्टेप बाय स्टेप जो मैथमेटिकल कनेक्शंस है राइट, उसको समझने में हेल्प करते हैं, और वही समझ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी काफी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट आता है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है डाइपोल, बताया मैंने आगे राइट, जो भी पढ़ चुके हैं उन सब चीजों को ढंग से रिवाइज करना चाहिए। अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लेक्चर्स है, तो हर लेक्चर में जो भी टॉपिक है उसको ढंग से दिमाग में उतार लेना है, खास करके टर्मिनोलॉजी के। जैसा कि मैंने पूछा क्या है डाइपोल, तो तुरंत ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डाइपोल मूवमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जो डाइपोल से जुड़ी हुई है, रिप्रेजेंटेड बाय पी, वो भी दिमाग में आना चाहिए। उसका यूनिट कूलुम मीटर, वो भी तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। सो डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। सो डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, सो लेट्स से यहां पर ऐसे रखा है डाइपोल को। डाइपोल में जनरली चार्जेस रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम उसको सीधा ऐसा डाइपोल वेक्टर ही ड्रॉ करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करता है डाइपोल वेक्टर, कहाँ है नेगेटिव, ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट मैं लिख देता हूं कि भाई P है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है ये एरो, डाइपोल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर क्या समझ आया, कहाँ है नेगेटिव चार्ज, कहाँ है पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसीलिए डाइपोल को हम ऐसे एरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेड लाइन से दिखाई हुई है राइट। तो क्या समझेंगे हम इनसे कि भाई जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर उसको फोर्स फील होगा, कितना फोर्स फील होगा, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू Q, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, इतना नेगेटिव चार्ज फील होगा उसको इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, यानी यहाँ नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, और वहां पर नेगेटिव है। और सेम वे जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसको जो फोर्स फील होगा वो होगा
अगेंस्ट सेम क्यू ई, है ना। तो अब क्या समझ में आ रहा है कि डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखने पर क्या होता है। सो यहां पर ये एक और चीज कि भाई ये जो डायपोल है उसको एंगल थीटा पे इंक्लाइंड करके रखा हुआ है। सीधा करके रखेंगे तो क्या, ऐसा हॉरिजॉन्टल ही रखेंगे तो क्या, अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो क्या, सीधा खड़ा रख देंगे तो क्या, वो सब हम स्पेशल केसेस में देखेंगे। सो इसके लिए सिचुएशन का डिस्क्रिप्शन कि भाई ऐसा कि कंसीडर ए डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड inclined at एंगल थीटा। ये हमने सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दिया। तो अब क्या, ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको फोर्स लगेगा इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज है उसको लगेगा फोर्स इस तरफ। अब क्या, तो अब ये फिगर से ही समझ में आ जाना चाहिए कि डायपोल विल एक्सपीरियंस टॉर्क ड्यू टू इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, है ना। तो ये सब क्या है कि फिगर देख के हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई इक्वल फोर्स है दोनों, पैरेलल भी है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में है। चाहो तो इधर एक अनलाइक वर्ड भी ऐड कर दो, इक्वल, अनलाइक अपोजिट की जगह पे तुम अनलाइक वर्ड भी यूज कर सकते हो। अनलाइक यही बताता है कि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये रही, अलग अलग है दोनों की लाइन ऑफ एक्शन। सो इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टॉर्क। सो जो क्वेश्चन था उसका एक हमको आंसर तो मिल ही गया। क्या आंसर मिला, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि क्या होगा डायपोल का अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो डायपोल विल एक्सपीरियंस द टॉर्क। चलो अब हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। सो टॉर्क टाउ विल बी फोर्स, है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। टॉर्क का फॉर्मूला 10th में पढ़ा हुआ है, बिटवीन फोर्सेस कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, है ना। ये एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायपोल की विड्थ में ले लेता हूं लेट से 2a, तो कितना हो जाएगा ये परपेंडिकुलर, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 2a साइन थीटा, है ना। ये सब चीजें फिंगर टिप से होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे हम रख सकते हैं 2a साइन थीटा। अब ई क्यू इंटू 2a, चार्ज इंटू द विड्थ ऑफ डायपोल, क्या देता है हमको चार्ज इंटू विड्थ ऑफ द डायपोल, डायपोल मूवमेंट ई, है ना। सो ये मिल गया मुझे टॉर्क, बट स्केलर फॉर्म में। अब टॉर्क तो है स्केलर फॉर्म में मिला मुझे, बट टॉर्क जो वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसका वेक्टर इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा। वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू पी
क्रॉस ई, डायपोल मूवमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट। साइन थीटा आया ना, तो साइन थीटा का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा है तुमने, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। सो पी से लेके ई की डायरेक्शन में घूमो, और पी से लेके ई की डायरेक्शन में घूमने के लिए जितना भी एंगल आता है उसका साइन, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो गया टॉर्क का वेक्टर इक्वेशन। सो हमारा आंसर अब क्लियर हो गया। क्या आया हमारा आंसर कि भाई व्हेन डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क गिवन बाय पी क्रॉस ई। और ये पूरा हमारा डेरिवेशन पी ई साइन थीटा, ऐसे याद रखो, पी ई साइन थीटा। अब स्पेशल केसेस, क्या आएंगे स्पेशल केसेस? तो पहला वाला स्पेशल केस क्या है कि इफ थीटा इक्वल टू जीरो। अब थीटा इक्वल टू जीरो है तो कितना टॉर्क आएगा? फॉर्मूला है हमारे पास पी ई साइन थीटा साइन जीरो, तो टॉर्क विल बी जीरो। टॉर्क विल बी जीरो, कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो डायपोल ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। उसको अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो स्टेबलाइज होगा। ये कुछ ऐसी ही बात है कि भाई हवा चल रही है चल रही है चल रही है, राइट, लेट्स से पीछे से ऐसे हवा आ रही है हवा आ रही है हवा आ रही है, अब मैं ऐसे खड़ा हूं तो क्या होगा? मुझे मैक्सिमम धक्का लगेगा मेरे सरफेस एरिया की वजह से। पर अब मैं ऐसा खड़ा हो जाऊं तो क्योंकि मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया हवा की डायरेक्शन में कम हो गया है ना, तो मैं काफी हद तक स्टेबलाइज हो गया, वैसा ही कुछ। तो टॉर्क विल बी जीरो। सेकेंड वाला केस है, अगर मैं डायपोल को सीधा खड़ा रख दूं 90 डिग्री कर दूं तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम। कितना मिलेगा? पीई, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है जीरो। और अगर मैं डायपोल को उल्टा रख दूं, ऐसा उल्टा रख दूं, तो क्या होगा? तो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू पीई साइन 180। साइन 180 कितना होता है? जीरो। तो वंस अगेन द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड विल बी जीरो। ठीक है, सो ये हो गया डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे रिलेटेड फिगर्स भी तुम ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये थीटा जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और डायपोल भी ऐसे। 90 डिग्री है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, बट डायपोल मैंने ऐसा स्टैंडिंग कंडीशन में रखा हुआ है। और अगर 180 डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है लेकिन डायपोल को मैंने उल्टा रखा हुआ है। समझ में आया? सो इस तरह से डायपोल के बारे में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आगे बढ़े तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम डायग्राम यूज होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि मैंने ही यहां पर कुछ डायपोल को ऐसा था, अब इसको अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे घुमाना चाहूंगा ना, तो डायपोल को इजी रहेगा, बट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डायपोल को लेट्स से थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। क्या किया मैंने? डायपोल को ऐसा थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, तो क्या होगा?
मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा, है ना। डायपोल का ये पॉजिटिव वाला हिस्सा है जो नेगेटिव की तरफ जाना चाह रहा है, बट मैंने उसके अगेंस्ट उसको घुमाया, यानी सम वर्क हैज टू बी डन। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि व्हेन ए डायपोल इज rotated against the electric field, some work has to be done। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, चलो कैलकुलेट करते हैं। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू स्मॉल एंगल थीटा, रेदर देन थीटा, मैंने उसको स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना। कितना वर्क डन होगा, अब फोर्स इंटू डिस्टेंस की जगह पर यहां पर हम टॉर्क की वजह, टॉर्क के अगेंस्ट में वर्क डन कर रहे हैं ना, टॉर्क उसको सीधा करना चाह रहा है, उसके अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं। तो वर्क डन मिलेगा मुझे टाउ डी थीटा। टोटल वर्क डन मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन से। अब थीटा जो है, लेट से पहले एंगल जो था वो थीटा 1 था, और बाद में जो एंगल हुआ, राइट, वो एंगल है थीटा 2। तो मैंने थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक इतना रोटेशन किया, तो वर्क डन कितना हुआ, अब इंटीग्रेशन करो। टॉर्क की वैल्यू फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, क्या है फॉर्मूला, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। पी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, डायपोल मोमेंट एज इट इज ही रहने वाली है, थीटा 2। ई की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, वो भी कांस्टेंट है, तो वो भी इंटीग्रेशन के बाहर, पी ई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, और सिर्फ थीटा की वैल्यू चेंज होगी। मे भी मैंने थोड़ा सा घुमाया, बहुत ज्यादा घुमाया, तो थीटा हमारा वेरिएबल है। अब इंटीग्रेशन करो तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2। सो माइनस पी ई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो ये आ गया वर्क डन, और ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में डायपोल में अपीयर होगा, है ना। मैं वर्क डन करता हूं स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए, तो ये जो मैं वर्क डन कर रहा हूं वो स्प्रिंग के अंदर आ गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा स्प्रिंग वापस फैल जाएगी। सेम वे डायपोल को मैंने घुमाया, अब जैसे ही मैं हाथ छोड़ूंगा डायपोल वापस अपनी स्टेबल पोजीशन, यानी कि जीरो टॉर्क वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे भी अगर मैं छोड़ दूंगा तो वो अपने आप ही जीरो पोजीशन में आ ही जाएगा फॉर श्योर। सो ये हो गया, राइट, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डायपोल। अब मैक्सिमम वर्क डन, स्पेशल केस में हम अगर मैक्सिमम वर्क डन ढूंढना चाहे तो मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, जब मैं 0 से 90 डिग्री घुमाता हूं। सो लेट्स कैलकुलेट, माइनस पी ई, फाइनल एंगल होगा 90 डिग्री, और इनिशियल एंगल था 0 डिग्री। सो हो जाएगा कॉस 90 कितना होता है, 0, है ना, और कॉस 0 होता है 1। तो माइनस पीई, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी मैक्सिमम वर्क डन मुझे मिलेगा पीई। सो ऐसे मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। तो यहां पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्कशन खत्म होता है, न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में गो थ्रू करेंगे। ये न्यूमेरिकल से चाहो तो खुद से एक अटेम्प्ट दो, कैसे सॉल्व करेंगे हम इनको, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे।
तो टोटल 14 न्यूमेरिकल्स है और उसके बाद में फिर गॉस लॉ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।